हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज आपके लिए आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, क्योंकि व्यूअर्स की डिमांड है, आप लोगों की डिमांड है कि सर जी लिमिटेशन एक्ट पढ़ा दो। लिमिटेशन एक्ट पढ़ेंगे आज हम लोग। ये कहाँ ज्यादातर बहुत सारे स्टेट में आता है, एमपी में आता है, छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है, और कहाँ आता है, हिमाचल में भी शायद आता है, और राजस्थान में आता है, और कहाँ आता है, और हरियाणा में आता है। और राजस्थान हरियाणा के तो एग्जाम अभी कुछ ही दिनों में, अगले महीने में है। ठीक है, दीपावली के बाद ही आपको ये दोनों एग्जाम देने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें तो फायदा करेगा ही करेगा। उसके बाद इसमें वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा आता है, लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, बाकी सब में लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल में 10 क्वेश्चन आते हैं लिमिटेशन एक्ट से ही। ठीक है, अगर वेस्ट बंगाल जुडिशरी देना है तो लिमिटेशन एक्ट सही से करना पड़ेगा। चलिए, क्या है लिमिटेशन एक्ट, क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है? सबसे आसान एक्ट है ये, समझे कि नहीं, या सबसे आसान एक्टों में से एक है ये। ठीक, ये क्या करता है, ये लिमिटेशन पीरियड बताता है। ठीक है, प्रिस्क्राइब पीरियड बताता है कि कोई भी आदमी कोई केस, कोई डिस्प्यूट अराइज होने पे, कोई इशू अराइज होने पे कितने दिन के अंदर केस फाइल कर सकता है और कितने दिन के बाद केस नहीं कर सकता है, ये बताता है लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, क्या बताता है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन बताता है कि भैया कितने दिन के अंदर आप केस फाइल कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज हमारे साथ कुछ इशू हुआ है, आज हमारे साथ हमने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि हम जिंदगी में 10 साल बाद केस कर रहे हैं, 20 साल बाद केस कर रहे हैं, ऐसा थोड़े होगा, है कि नहीं। तो कोई ना कोई तो टाइम पीरियड में हमें कोर्ट के पास जाना होगा कि माय लॉर्ड मेरी हेल्प करो, है कि नहीं, कि कभी भी मुंह उठा के पहुंच जाओगे ना। तो इसीलिए लिमिटेशन एक्ट बनाया गया, जिसमें क्या बताया कि टाइम पीरियड बताया कितने समय में आपको जाना है, और उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है कुछ इसमें, है कि नहीं, कि टाइम पीरियड कैसे जानना होगा, किसके लिए क्या होगा, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो क्या होगा, किसी की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, इन सब चीजों के रूल्स बताए गए। और क्या है, और कुछ है, और कुछ नहीं है, समझे। चलिए, तो अगर आप एमपी, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, इन सब में लिमिटेशन एक्ट आता है, और ये वीडियो आपको हरियाणा और राजस्थान में बहुत फायदा करेगी। ठीक है, क्या होता है ना, माइनर एक्ट केवल नंबर देने के लिए होते हैं, समझे कि नहीं। माइनर एक्ट से कभी ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाता। जितने ज्यादा माइनर एक्ट है उतने ही ज्यादा आपको खुश होना चाहिए कि भैया कि जितने माइनर एक्ट है उतने ही चांसेस नंबर ज्यादा आने के हैं। मैंने जितने भी पेपर दिए उनमें माइनर एक्ट का यही देखा है कि माइनर एक्ट हमेशा नंबर दे के ही जाता है। अब भाई सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इनमें से तो अंदर से पूछ दिया जाता है बहुत। ठीक है, माइनर एक्ट में अंदर से नहीं पूछता, बस आपके एक बार पढ़ डालो पूरा, और छोटे छोटे भी होते हैं, याद करने में दिक्कत नहीं होती, है कि नहीं। अब इसमें क्या है, इसमें 32 सेक्शंस हैं, जिसमें से 27-28 पढ़ने हैं हमें, है? कितने पढ़ने हैं, 27 तक पढ़ना है बस हमें। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। इसको लिमिटेशन एक्ट 1963 कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे हम लोग कोई भी एक्ट स्टार्ट करते हैं तो क्या देखते हैं, उसकी इन्फोर्समेंट डेट 1 जनवरी 1964। ठीक है, उसके अलावा क्या है भाई, होल इंडिया। कई बार पूछा जाता है कि लिमिटेशन एक्ट किस पे बेस्ड है, पब्लिक पॉलिसी। अभी ये लास्ट ईयर या इसी साल वेस्ट बंगाल में पूछा गया था। ठीक है, चलो क्या है, ये लिमिटेशन एक्ट को 5 पार्ट्स में, ठीक है, 32 सेक्शंस में और एक शेड्यूल। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो भी ये वीडियो बहुत काम की है, और नहीं भी पढ़ा है, कुछ ना पढ़ा हो लिमिटेशन के बारे में, फिर भी आपको ये एक वीडियो से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, सब कुछ इसमें आ जाएगा, सब कवर हो जाएगा, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा आपका।
क्या बताता है ये लिमिटेशन एक्ट बताता क्या है? प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, प्रिस्क्राइब पीरियड बताता है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, तो ये आप एक बात समझिए, तो ये बताता है कि भाई कितने पीरियड में केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। प्रिस्क्राइब पीरियड बताता है हर चीज का, ठीक है, कि कौन सी सूट या अपील या एप्लीकेशन है, कितने दिन के अंदर, कितने सालों में आप केस कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जिसमें लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। कहां कहां डज नॉट अप्लाई, कहां अप्लाई नहीं होता, डज नॉट अप्लाई। क्या? लिमिटेशन एक्ट, ये जो एक्ट है कहां कहां अप्लाई नहीं होता? अगर कोई रिट जुरिडिक्शन है वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। खूब पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि लिमिटेशन एक्ट किस किस पे अप्लाई नहीं होता। सूट लिखा होगा, अपील लिखा होगा, एप्लीकेशन होगा और रिट जुरिडिक्शन होगा, तो उसमें आप जान जाइएगा कि रिट जुरिडिक्शन में अप्लाई नहीं होता। क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग है उस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और क्या क्या? वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट होगा। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट रिट जुरिडिक्शन एक ही बात है, ठीक है। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो रहा है तो भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। क्रिमिनल केसेस में अप्लाई होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं यार, क्रिमिनल केसेस में सीआरपीसी में उनका अलग चैप्टर है, ठीक है। एक्सेप्ट केस ऑफ अपील, अपील के केस में अप्लाई होता है, एक्सेप्ट केसेस ऑफ अपील। क्रिमिनल केसेस में क्या था? अगर कोई भी फाइन है तो उसका टाइम पीरियड 6 मंथ था, ठीक है। एक कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट अप टू 1 ईयर है तो उसका टाइम पीरियड 1 ईयर था, ठीक है। 1 से ज्यादा 3 से कम 3 ईयर था, ठीक है। 3 से ज्यादा है अगर तो नो लिमिट, नो टाइम, यही तो था ना, पढ़ा था सीआरपीसी में। तो उसका तो अलग है, लिमिटेशन पीरियड उनका कुछ चैप्टर है, तो इसलिए ये क्रिमिनल केसेस में अप्लाई नहीं होता, केवल अपील को छोड़ के, ठीक है। अपील पे क्रिमिनल केसेस में भी अप्लाई होता है, ठीक। इतनी समझ में आ गई? या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग है उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। और कहां अप्लाई नहीं होता? अगर सेक्शन 10 के हिसाब से, इसके सेक्शन 10 के हिसाब से देख लें तो फिर ये ट्रस्ट के केस में भी अप्लाई नहीं होता, ठीक है। फ्रॉड रॉड हुआ है ट्रस्ट के केस में तो उस पर भी अप्लाई नहीं होता, ठीक। अगर इसी का सेक्शन 10 के हिसाब से देखें तो, ठीक है। तो ये कहां कहां अप्लाई नहीं होता ये भी जानना जरूरी है। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है रिट जुरिडिक्शन वाला, ठीक है, कि ये रिट जुरिडिक्शन में अप्लाई होता है कि नहीं होता। आपको पता है कि नहीं होता है कि नहीं? चलो, और कुछ है? ये करता क्या है एक्चुअली में? क्या है, बहुत सारे केसेस में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये केवल लिमिटेशन एक्ट रेमेडी को बार करता है। लिमिटेशन बार द रेमेडी, नॉट द राइट। limitations bars the remedy, not extinguish right। ठीक, क्या है इसका मतलब? क्या हुआ इसका मतलब? ये है कि लिमिटेशन एक्ट सिर्फ ये बोलता है, मान लो मेरा और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, मुझे आपसे 1 लाख रुपए लेना था, ठीक। अब इसका मान लिया कि इस कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड 3 साल है, ठीक है। 3 साल हमने माना, हमने 3 साल तक आपके ऊपर केस नहीं किया। अब 3 साल बाद मैं कोर्ट नहीं जा सकता आपसे 1 लाख रुपए लेने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर कर सकता हूं। कहने का मतलब है कि कोर्ट में केवल क्या है, लिमिटेशन बार द रेमेडी। जो मेरे पास ये पैसा अगर आप नहीं दे रहे तो मेरे पास रेमेडी क्या थी? क्या थी रेमेडी? कि मैं कोर्ट जाऊं, ठीक है। तो कोर्ट आपको भाई आदेश दे कि भैया इनका पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, दो। ये थी मेरे पास रेमेडी कि मैं कोर्ट जा सकता था। अगर टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो, जितना टाइम था वो खत्म हो गया लिमिटेशन एक्ट के अंदर, जितने अंदर मुझे आपको केस करना था, तो फिर वो रेमेडी खत्म हो गई। अब मैं कोर्ट नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मेरा जो राइट था आपसे पैसा लेना वो अब भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसा मतलब क्या है कि मैं आपके ऊपर केस तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन रोज आपके दरवाजे पे जाके मैं पैसे मांग सकता हूं कि भैया मेरा पैसा दोगे कि नहीं दोगे, समझे नहीं? पैसा मेरा एग्जिस्ट करता है अब भी, लेकिन बस उसको पाने की रेमेडी जो है वो खत्म हो चुकी है। समझ में आ रही बात कि नहीं? अरे भाई
सिंपल सी बात है कि लिमिटेशंस क्या करता है, रेमेडी जो आपके पास है वो खत्म कर देता है, आपका राइट खत्म नहीं करता है। ठीक है, पैसा आपका अगर वो देने तैयार हो जाए तो ठीक है, ले लीजिए उससे, समझे कि नहीं, बिल्कुल आपका पैसा है उसके ऊपर, है कि नहीं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन है सेक्शन 27, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, जनरल रूल ये है, ये क्या है जनरल रूल, क्या है कि लिमिटेशन बार द रेमेडी नॉट एक्सटेंड राइट। इसका एक एक्सेप्शन है सेक्शन 27। सेक्शन 27 क्या बोलता है, सेक्शन 27 क्या बोलता है, सेक्शन 27 ये बोलता है कि प्रॉपर्टी के केसेस में आपका राइट भी एक्सटिंग्विश हो जाता है। ठीक है, कोई पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी का केस था, जितना टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में हमने आपसे नहीं लिया, ठीक, अब नहीं लिया तो फिर क्या होगा, अब वो प्रॉपर्टी भी, वो रेमेडी के साथ साथ वो राइट भी एक्सटिंग्विश हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी, है कि नहीं। चलो, जितनी बात समझ में आ रही होगी आपके, अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। एक मैक्सिम और है, लिख लो, नोट करते चलिएगा, एक ही बार में पूरा लिमिटेशन एक्ट हम लोग को खत्म करना है। ठीक है, चलो, क्या है मैक्सिम। कई बार पूछा जाता है कि लिमिटेशन एक्ट कौन सी मैक्सिम पे बेस्ड है, तो विजिलेंटिबस नॉन टॉर्मिएंटिबस जूरा सब वेनियंट NIUNT, ठीक है, क्या है, विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मिएंटियस जूरा सबवेंटिएंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि the law assists only those who are vigilant and not those who slip over their right। ठीक है, ये लिमिटेशन है इसी मैक्सिम पे बेस्ड है, जिसका सिंपल का मतलब यही है कि भैया लॉ उन्हीं लोगों की मदद कर सकता है जो अपने राइट्स के लिए जागरूक हैं। ठीक, उन्हें मालूम है कि अगर हाँ ऐसी चीज है तो मेरे पास इतना टाइम पीरियड है, वो नहीं जो अपने राइट के ऊपर सोते हैं, समझे कि नहीं, ध्यान ही नहीं क्या चल रहा है। अरे यार, कोई इशू था, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट को लेके था, तो इतने तुम सालों से सो रहे थे क्या, वहां पर 3 साल का टाइम पीरियड था, तब से सो रहे थे, टाइम पे आते। चलो छोड़ो ये सब बातें, चलो सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं अपना। जैसे कि ये 5 पार्ट में बांटा गया है, 5वां पार्ट जो है वो मिसलेनियस है, मिसलेनियस हम लोग को कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, क्या क्या हमने बोला था, इसको 5 पार्ट में बांटा गया है, 32 सेक्शन है, सेक्शन में हम लोग को 27 तक ही पढ़ना है, उसके आगे तो कोई काम का नहीं है। उसके आगे पार्ट 5 स्टार्ट होता है, पार्ट 5 में 28 है नहीं, 29 है, सेविंग 30 है, 31 है, 32 है नहीं, 32 28 और 32 रिपील हो चुके हैं, 29 30 31 है, 29 सेविंग है। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता, तो पार्ट 5 को हटा दो। कहां तक पढ़ना है, 27 तक पढ़ना है। एक शेड्यूल है इसमें, ठीक है, शेड्यूल में क्या हुआ है, शेड्यूल में टाइम पीरियड दिया, आर्टिकल्स दिए हुए हैं। ठीक है, उस आर्टिकल्स में सबका टाइम पीरियड दिया हुआ है कि कब से टाइम पीरियड चालू होगा और कब तक रहेगा। ठीक है, और कौन से केसेस में कब से चालू होगा, कितना टाइम पीरियड होगा। आर्टिकल्स, शेड्यूल में आर्टिकल्स दिए हुए हैं, उन आर्टिकल्स में यह दिया हुआ है कि कौन से केस में, ठीक है, कितना टाइम पीरियड होगा और कब से बिगिन होगा, कब से चालू होगा वो टाइम पीरियड। ठीक, देख लो एक बार, लास्ट में शेड्यूल खोलिए इसका, शेड्यूल में ये है, देखिए ये जो है इसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स। ठीक, सबसे पहले में ये दिया हुआ है सूट रिलेटिंग टू अकाउंट, अगर अकाउंट से रिलेटेड कोई केस होगा तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट, किस का टाइप का सूट है, टाइम पीरियड 3 साल, टाइम फ्रॉम विच पीरियड बिगिन टू रन, ये यहां से। ठीक है, तो ऐसे बांटा गया है। सूट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को रिलेटिंग कोई सूट होगा तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, कितना टाइम पीरियड है, कब से चालू होगा। ठीक,
कभी कभार क्या, अगर 5 क्वेश्चंस हैं, अगर मान लो आपके पेपर में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 में से 1 क्वेश्चन यहां से होगा, 1 या 2, ठीक है, तो कितने, लगभग 137 आर्टिकल हैं इसमें, ठीक है, 137 आर्टिकल है। 137 जो सबसे आखिरी वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये दिया हुआ है कि अगर किसी में भी कोई टाइम पीरियड ना दिया हो तो हम 3 इयर्स मान के चलेंगे। ये बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि अगर पूरे लिमिटेशन एक्ट में मान लो कोई ऐसी चीज है जो लिमिटेशन एक्ट में टाइम पीरियड नहीं दी हुई है, उसके आर्टिकल्स में नहीं दी हुई है, फिर शेड्यूल में नहीं दी हुई है, फिर तो उसका आप टाइम पीरियड 3 साल मान के चलें, ठीक। ये 137 है, 138 क्या है, देख लो, 137 है, ठीक है। आखिरी आर्टिकल जो इसका है वो ये बोलता है। चलो अब 1 से स्टार्ट करते हैं। इसको साफ कर। 1 में तो यही है, कब है, ये है सेक्शन 1, ठीक, क्या है कि 1 जनवरी 1964 होल इंडिया, ठीक है। दूसरा, और ये है कि इसको क्या बोलेंगे, लिमिटेशन एक्ट 1963 बोलेंगे। दूसरे में डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन में सबकी डेफिनेशन दी हुई हैं, ठीक है। इसमें कुछ हमें ध्यान देनी पड़ेगी और बाकी तो सब जानी पहचानी सी हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब ऑलरेडी दी हुई हैं। जैसे कि मान लो गुड फेथ है, ठीक है, तो आईपीसी में भी दिया हुआ है वही गुड फेथ का मतलब ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ कोई काम किया जाए। चलो पहले से देखते हैं। एप्लीकेंट, बस डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है, इसमें से एक आध पूछी जाती है और डेफिनेशन से कई बार अंदर से भी पूछा जाता है, ठीक। तो इसको 2-3 बार रीडिंग मार लेना और उसको याद कर लेना। सेक्शन 1 में इसकी इन्फोर्समेंट डेट याद कर लेना। कभी भी आप पेपर देने जाएं, ठीक है, तो पेपर देने में क्या होता है, आपको ये तो मालूम होता है, पूरा सिलेबस नोट करके रखते हैं आप। कोई एक पेपर पे पूरा सिलेबस नोट किया करें, इसमें ये सारे एक्ट आ रहे हैं और उसी एक्ट के आगे मान लो एसआरए आ रहा है, टीपीए आ रहा है, लिमिटेशन आ रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, एविडेंस आ रहा है, ये सारे आपने लिख लिए। उसी के आगे सबकी इन्फोर्समेंट डेट भी लिख लें, ठीक है, सबकी इन्फोर्समेंट डेट कि भैया इसकी है, इसकी 1 जुलाई है, ठीक है, और इसकी अभी 1 जनवरी है। सबकी एक पेपर पे लिख लिया करें और एग्जाम देने से पहले उसको देख के जाया करें, ठीक, क्योंकि किसी न किसी की इन्फोर्समेंट डेट पूछ ही देते हैं और वो फ्री का नंबर हो जाता है। और अगर रिवाइज करके ना जाओ तो वो फ्री फंड में गलत हो जाता है, ठीक, अच्छों के गलत होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है एक पेपर पे पूरा नोट करके जितने भी एक्ट है उसमें जितने आ रहे हैं वो, क्योंकि उसमें जो आ रहे हैं उन्हीं का तो पूछा जाएगा, है कि नहीं। एक पेपर में लिख लिया, लास्ट टाइम पे देख लिया, हाँ भाई इसकी ये है, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, और तो बस टिक मार दिया, है कि नहीं। चलो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं। हाँ भाई, तो सबसे पहले डेफिनेशन दी एप्लीकेंट की। एप्लीकेंट क्या क्या है, एप्लीकेंट्स कौन कौन इंक्लूड करता है, पिटिशनर, एनी पर्सन और थ्रो होम एन एप्लीकेंट ड्राइव्स हिज राइट टू अप्लाई, और एनी पर्सन हु रिप्रेजेंट हिज स्टेट, ठीक है, कोई भी उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा यह है एप्लीकेशन इंक्लूड्स पेटिशन। चलो, बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स हंडी एंड, 2 चीजें थी ना, चेक है, हाँ चेक, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स हंडी एंड चेक। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी आता है क्या इसमें, हरियाणा में नहीं, उसमें आता है, राजस्थान में आता है ना, देखूंगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी पढ़ा है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स हंडी एंड चेक। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड कोई बॉन्ड होता है कि मैं रिटन में कोई लायबिलिटी अपने ऊपर एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ भाई अगर ऐसा हुआ तो मैं पे करूंगा, जो भी कोई मैंने बॉन्ड भरा है वो मैं दे दूंगा, या ऐसा नहीं हुआ तो मैं पे करूंगा, ठीक है। चलो, डिपेंडेंट, देखो ये याद भी कर लेना दोस्त कि ए में एप्लीकेंट है, बी में एप्लीकेशन है, सी में बिल ऑफ एक्सचेंज है, डी में बॉन्ड है, ई में डिफेंडेंट है। डिफेंडेंट ई और आई, ई में डिफेंडेंट है, आई में प्लेंटिफ है, दोनों की डेफिनेशन सेम है, ठीक है, दोनों की, बस केस करने वाला और जिसपे केस हो रहा है डिफेंडेंट, बाकी सब अंदर का सेम है, पढ़ लेना।
एफ में ईजमेंट है, जी में फॉरेन कोर्ट है, एच में गुड फेथ है, ठीक है। जे पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जिस पे लिख लीजिए इंपॉर्टेंट क्या है भैया कि इसमें जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स है, जे में दो चीजें बताई हैं, एक तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन और दूसरा प्रिस्क्राइब पीरियड, ठीक है। दो बताई हैं, क्या क्या। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब किसी भी सूट, अपील या एप्लीकेशन, इसको केस फाइल करने का जो लिमिटेशन पीरियड होगा वो, ठीक। प्रिस्क्राइब पीरियड का मतलब क्या होगा, प्रिस्क्राइब पीरियड जो भी कुछ इसमें जो रूल्स दिए हुए हैं, जो प्रोविजन दिए हैं, उनके बाद जो पीरियड, उनके हिसाब से जो पीरियड रह जाता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट, अपील एंड एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल। समझे कि नहीं। पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब क्या है कि कोई भी सूट, अपील या एप्लीकेशन के लिए जो लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है शेड्यूल में, समझे कि नहीं। दूसरा, एंड प्रिस्क्राइब पीरियड मीन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। समझ आए कि नहीं, पूछा जाता है डेफिनेशन दोस्त, क्या है कि प्रिस्क्राइब पीरियड मींस पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। समझे कि नहीं। जितने भी इसमें प्रोविजंस, इस एक्ट में जो प्रोविजन, उनके हिसाब से जो कंप्यूटेशन किया जाता है पीरियड, उसी को हम प्रिस्क्राइब पीरियड कहते हैं। समझे कि नहीं। चलो, प्रोमिजरी नोट पढ़ लेना। सूट में आपको मालूम है, सूट डज नॉट इंक्लूड अपील एंड एप्लीकेशन, ठीक। टॉट आपको मालूम ही है, एंड ट्रस्टी भी आपको मालूम है, ठीक है। अगर आपने इंडियन ट्रस्ट एक्ट पढ़ा होगा, टॉट पढ़ा होगा तो टॉट की मालूम होगी, ठीक। चलो, करना क्या है इसमें, आपको सिर्फ एक दो बार इसको रीडिंग मारना है। रीडिंग मारने से आप फैमिलियर हो जाएंगे इसके टर्म से, और उसके बाद सेक्शन याद कर लेना, डेफिनेशन क्लॉज गया, ठीक है। प्रिस्क्राइब पीरियड, ये जे वाला है, ये थोड़ा पूछा जाता है इसलिए इसको बता दिया है। चलो पार्ट सेकंड में आओ। लिमिटेशन ऑफ सूट, अपील एंड एप्लीकेशन क्या होगा भाई। जितना भी पढ़ा रहा हूं ये सब प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट पे, नोट करते चलिए। चलो, सेक्शन 3 बार ऑफ लिमिटेशन, क्या बोलता है ये भैया बार करता है, रोकता है किसको, अगर आप लिमिटेशन पीरियड के बाद, ठीक है, कोई भी सूट, अपील या एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन इसमें से ऐसे जरूर आता है कि कौन सा सेक्शन किस किस पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 क्या बताता है, बार बता रहा है, बार ऑफ लिमिटेशन, जो ये जनरल रूल बता रहा है। सेक्शन 3 जनरल रूल बता रहा है, किस पे अप्लाई होता है, ये तीनों पे अप्लाई होता है, चाहे सूट हो, चाहे अपील हो, चाहे एप्लीकेशन हो, ठीक है। पूरा एक्ट भी इन तीनों पे ही अप्लाई होता है ना। और ये सेक्शन 3 भी इसका, इस एक्ट का जनरल रूल बता रहा है, इसलिए ये तीनों पे अप्लाई होता है। क्वेश्चन ये आता है कि सेक्शन 3 किस किस पे अप्लाई होता है, समझे कि नहीं। उसमें आएगा सूट, अपील, एप्लीकेशन, और चौथा कुछ और डाल देंगे, ठीक। तो आपको मालूम होना चाहिए, या पूछ देंगे इनमें से किस पे अप्लाई नहीं होता, ठीक। तो ऐसे आपको मालूम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा साइड में, ये सूट, अपील और एप्लीकेशन तीनों की बात कर रहा है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, कोई भी सूट अगर इंस्टीट्यूट होती है, या अपील प्रिफर की जाती है, या एप्लीकेशन दी जाती है, आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड शैल बी डिसमिस्ड। क्या करेगी कोर्ट, उसको डिसमिस कर देगी अगर प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूटेड आफ्टर
प्रिस्क्राइब पीरियड, तो क्या होगा, कोर्ट डिसमिस कर देगी। इवन नॉट अरे यार even not taken as defense by the opposite party। समझे कि नहीं? क्या है, जनरली क्या होता है ना, अगर क्या होता है, मुझे आपसे 1 लाख रुपए चाहिए था, टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, हमने आपके ऊपर केस किया, आप क्या कहोगे? आप कहोगे माय लॉर्ड टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है, लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से पीरियड निकल चुका है, डिसमिस कर दीजिए। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल आप कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पैसा ना देना पड़े। तो आप डिफेंस लेंगे उसका कि भाई लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से ये बार हो चुका है, अब ये केस नहीं कर सकते। ठीक है, आप लेंगे कि नहीं लेंगे? तो तुरंत ही वहां पे आपने डिफेंस लिया, कोर्ट डिसमिस कर देगा। सेक्शन 3 ये बात क्लियर करता है कि अगर अपोजिट पार्टी डिफेंस भी नहीं ले रही है, अपोजिट पार्टी को मालूम ही नहीं है कि एक्सपायर हो गया, उसे भी नहीं पता, वो डिफेंस नहीं ले रही है, लेकिन कोर्ट को तो मालूम है। कोर्ट ने देखा, अरे यार ये तुम्हारा ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था तुम्हारा 5 साल पहले, तुम आज केस कर रहे हो, डिसमिस। समझे नहीं? तो अगर अपोजिट पार्टी डिफेंस ना भी ले पाए तब भी कोर्ट उसे डिसमिस कर सकती है। ठीक, सब सेक्शन 2 इसका ये बोलता है कि कब जो है ये माना जाएगा कि कोई भी सूट है या अपील है, कुछ भी इंस्टीट्यूट हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहला, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट ए सूट इंस्टीट्यूटेड हम कब मानेंगे कि इंस्टीट्यूट हो गई है? सबसे पहला, जब प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, पहला कोई भी सूट हम इंस्टीट्यूट तब मानेंगे जब वो प्रॉपर ऑफिसर को प्रेजेंट कर दी जाए। ठीक है, एक्सेप्टेड नहीं है, आपने प्रेजेंट कर दी विद इन टाइम, बस। ठीक है, दूसरा, अगर वो पॉपर है, पॉपर का मतलब क्या होता है? अगर पार्टी जो है पॉपर है, पॉपर का मतलब होता है इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट का मतलब पुअर पर्सन, गरीब आदमी है कोई। ठीक है, पैसा नहीं है उसके पास। ठीक, तो जब भी उसने इंडिजेंट पर्सन के लिए, अब वो उसके पॉपर के लिए अप्लाई किया हो। ठीक है, in the case of a pauper when his application for leave to sue as a pauper is made। समझे कि नहीं? अब मान लो नॉर्मल सूट में क्या होता है कि हमने कोर्ट फीस दी, जितनी भी कोर्ट फीस होती है हमने केस इंस्टीट्यूट करवा दिया। ठीक है, अब मैं पॉपर हूँ, मैं इंडिजेंट पर्सन हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या हूँगा, एक एप्लीकेशन दूंगा उसी के साथ कि माय लॉर्ड, क्योंकि मैं इंडिजेंट पर्सन हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए वो है बिना कोर्ट फीस के भी मेरा केस एक्सेप्ट किया जाए। ठीक, तो जब वो मैं एप्लीकेशन दूं तब। तीसरा, अगर कोई कंपनी से रिलेटेड केस है तो ऑफिशियल लिक्विडेटर को जब केस दिया जाए। ठीक है, ऑफिशियल लिक्विडेटर को क्या लिखा हुआ, क्लेम हैज बीन सेंट इन हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर जब मैंने क्लेम भेजा तब से। ठीक है, चलो बी इसका ये बोलता है कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के केस में, इसमें सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के केस में क्या होगा, इसमें कब माना जाएगा? सेट ऑफ काउंटर क्लेम कहां पे दिया हुआ है? सबको पता है कि ऑर्डर 8 ही है ना, रूल 6 चेक कर लेना, ऑर्डर 8 रूल 6 में और 6A से ये सब है। ठीक है, तो सेट ऑफ में कब माना जाएगा? सेट ऑफ में वही माना जाएगा, सेट ऑफ क्या होता है कि भैया ए ने बी के ऊपर केस किया, मान लो एक क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, मान लो 1 अक्टूबर 2000 केस, तो उसने केस किया। अब क्या होता है, बी ने सेट ऑफ की मांगा कि भैया कोर्ट से कहा बी ने कि माय लॉर्ड हमें भी इनसे पैसा चाहिए। ठीक है, तो सेट ऑफ के केस में यही टाइम पीरियड माना जाएगा जिस दिन केस इंस्टीट्यूट हुआ। ठीक है, सेट ऑफ के केस में। और काउंटर क्लेम के केस में मान लो 1 अक्टूबर 2021 को इसने केस फाइल किया, इसने काउंटर क्लेम लिया 10 तारीख को या
अक्टूबर सितंबर मान लो 10 सितंबर को इन्होंने काउंटर क्लेम दिया, तो काउंटर क्लेम के केस में बी के लिए डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन मानी जाएगी ये, ठीक है। बी के लिए डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या मानी जाएगी, जिस दिन इसने काउंटर क्लेम मांगा 10 सितंबर 2021। ए के लिए डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या हुई, जिस दिन उसने प्रेजेंट किया केस 1 अक्टूबर 2021। यहाँ पर ए और बी दोनों के लिए यही रहेगी अगर सेट ऑफ है। काउंटर क्लेम में अलग अलग हो, इसमें अंतर क्या है, क्यों हम जानना चाहते हैं कि इसमें क्या है इसमें क्या है। अरे भैया अगर ये बार्ड हो गया, अगर ये काउंटर क्लेम, अगर ये मान लो लिमिटेशन पीरियड में बी बार्ड हो रहा हो इसके बाद से, तो वो काउंटर क्लेम दे ही नहीं पाएगा फिर, है कि नहीं। इसीलिए हमें जानना होता है कि किसके लिए डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन कब मानी जाएगी, ठीक। चलो और कुछ है, हाँ एक और ये रह गया सी, एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ ए मोशन इन हाई कोर्ट। अगर ये है नोटिस के, वो एप्लीकेशन बाय नोटिस है, प्रायर नोटिस वाली बात है, तो उसमें क्या होगा, व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट, ठीक है। जब एप्लीकेशन प्रेजेंट की जाएगी प्रॉपर ऑफिसर को उसी कोर्ट के उस दिन से, ठीक। चलो अब इसमें कुछ भी नहीं है। सेक्शन 3 क्या बताता है, मोटा माटी क्या समझे आप। सबसे पहले तो ये बताता है कि भैया अगर कोई भी सूट, अपील या एप्लीकेशन है, वो अगर आपने प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद केस किया तो भैया वो कोर्ट उसे डिसमिस कर देगी, इवन अपोजिट पार्टी ने उसका डिफेंस ना भी लिया हो, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या होगी ये बताता है, ठीक है, कि अगर कोई भी केस है, प्रॉपर केस है, तो वो प्रॉपर ऑफिसर को जब प्रेजेंट किया जाए, ठीक है। और अगर कोई इंडिजेंट है, प्रॉपर पर्सन है, तो जब एप्लीकेशन उसने दी हो एज ए इंडिजेंट पर्सन, ठीक है। तीसरा कि अगर सेट ऑफ या काउंटर क्लेम है, यही है ना, नहीं कंपनी वाला केस है, तो जब क्लेम जो है ऑफिशियल लिक्विडेटर को सबमिट किया जाए। सेट ऑफ या काउंटर क्लेम के केस में, सेट ऑफ के केस में सेम माना जाएगा, ठीक है, ए का और बी का दोनों का। काउंटर क्लेम के केस में जिस दिन बी काउंटर क्लेम ले रहा है वो वाली डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन मानी जाएगी बी के लिए, ठीक। और उसके बाद हाँ एप्लीकेशन ऑफ मोशन, एप्लीकेशन ऑफ नोटिस है हाई कोर्ट में, तो जो प्रॉपर ऑफिसर होगा जब उसको एप्लीकेशन सबमिट की जाए, ठीक। बात समझ आ गई। चलो 4 ये बोलता है कि अगर लास्ट डेट में सेक्शन 4 एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड, ठीक है। सेक्शन 4 किस किस पे अप्लाई होता है, सेक्शन 4 भी सब पे अप्लाई होता है। इस पे चाहे वो सूट हो, चाहे अपील हो, चाहे एप्लीकेशन हो, तीनों ही के केस में क्या बोलता है कि मान लो लास्ट दिन, जिस दिन आपके पास लास्ट दिन का पीरियड था, उस दिन अगर आपको क्या हुआ, उस दिन कोर्ट क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड है उस दिन, तो क्या होगा, तो जिस दिन ओपन होगा वो उसे एक दिन दिया जाएगा, ठीक है। वो उस दिन केस फाइल कर सकता है, चाहे सूट के लिए हो, चाहे अपील के लिए हो, चाहे एप्लीकेशन के लिए हो, ठीक। ये तीनों पे ही अप्लाई होगा। क्या हुआ कि जो हमारे पास जो प्रिस्क्राइब पीरियड में जो मेरे पास आखिरी दिन था, आखिरी दिन कोर्ट क्लोज निकली, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, जिस दिन कोर्ट खुलेगी उस दिन मुझे एक दिन मिलेगा, ठीक। अभी कोर्ट ने इस पे और भी क्लियर किया था कि कोर्ट क्लोज का मतलब अगर उस दिन हाफ डे भी हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती उस दिन कोर्ट की, तो फिर तो भी आपको एक दिन मिलेगा, ठीक है। तो ये बाद में कोर्ट ने क्लियर किया था, ठीक है, कि कोई बात हो जाती है, मान लो कोई भी हाई कोर्ट होते हैं, कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होते हैं या कुछ भी, तो वो डेथ हो जाती है किसी की, तो वो हाफ डे कर लेते हैं उस दिन, ठीक है, उस दिन कोर्ट बंद हो जाती है, सब लोग वहां चले जाते हैं, तो इसलिए जो है ये कर दिया गया, किसी भी तरीके से कोई भी रीजन रहा हो, ठीक है। चलो 5वां क्या बोलता है, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड प्रिस्क्राइब इन सर्टेन केसेस। क्या मतलब है कि जनरल रूल तो ये है कि भैया लिमिटेशन पीरियड गया, आप बार्ड हो गए, अब आप नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी सेक्शन 5 इसका कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। कोई बताता है कि ठीक है प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ सिचुएशन, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी, सबसे पहली बात तो ये किस पे अप्लाई होता है, एक मिनट, बोर्ड बहुत छोटा लगने लगता है।
ज्यादा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। समझ में ना आए कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, और अच्छे से समझिएगा जिससे कि आपको इसका पूरा फायदा मिले। गारंटी हम ले रहे हैं, आपको फायदा इसका पूरा मिलेगा, समझे। और 5 क्वेश्चन आएंगे, भगवान ने चाहा 5 के 5 फंस जाएंगे, ठीक है, और वरना 4 तो आपके रखे ही हैं। चलो सेक्शन 5 क्या बोलता है? सेक्शन 5 ये बोलता है कंडोनेशन ऑफ डिले, क्या है? एक्सटेंशन ऑफ पीरियड प्रिस्क्राइब्ड इन सर्टेन डिले, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड प्रिस्क्राइब्ड सर्टेन पीरियड। इसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले भी बोलते हैं। पूछा जाता है कंडोनेशन, पूछा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 5 में दिया हुआ है। ये क्या बताता है कि कुछ सिचुएशन में ऐसा है कि पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। किस किस के केसेस में? सबसे पहले तो अपील और ये एप्लीकेशन, 2 ही जगह अप्लाई होता है। एप्लीकेशन में भी एक्सेप्ट एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 को छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के, एक्सेप्ट एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 को छोड़ के, और बाकी सारी एप्लीकेशन पे और अपील पे सिर्फ 2 ही जगह ये सेक्शन अप्लाई होगा। 2 ही केस में आपका टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है, अगर आप सफिशिएंट रीजन दे दें कि क्यों नहीं आप टाइम पे फाइल कर पाए, ठीक है, सफिशिएंट रीजन दे दें कोर्ट को कि माय लॉर्ड इस वजह से हम टाइम पे केस फाइल नहीं कर पाए। तो ये क्यों है? एक्सटेंशन काय में होता है? सिर्फ अपील में और एप्लीकेशन में। क्यों? क्योंकि इनमें टाइम पीरियड कम होता है। मान लो 30 डेज है, 90 डेज है कि नहीं, तो उसमें हो सकता है कि आदमी उस समय बीमार हो, है, मिसगाइड हो गया हो, गरीब हो, पैसे का इंतजाम ना कर पाया हो, है कि नहीं, कोई और रीजन रहा हो, कोई सफिशिएंट रीजन, कोर्ट देखेगी ना कि सही रीजन है कि नहीं है। क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम होता है। मान लो अपील है 30 से लेकर 90 दिन होते हैं, तो हो सकता है। अब ये सूट पे अप्लाई नहीं होता। अरे सूट में तो कम से कम 3 साल, 1 साल, 10 साल, 12 साल ऐसा टाइम होता है कि नहीं। तो इसलिए जो है ये सेक्शन 5 एक्सटेंशन ऑफ पीरियड कंडोनेशन ऑफ डिले सूट पे नहीं अप्लाई होता। क्यों? सूट पे आपके बहुत टाइम होता है केस फाइल करने का, समझे कि नहीं। अपील और एप्लीकेशन में होता है, क्यों? इसमें टाइम कम होता है। समझ में आ रही बात कि नहीं। और ग्राउंड फॉर कंडोनेशन डिले क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि क्या है, एप्लीकेंट जो है इल है, या ड्यू टू पॉवर्टी, पैसा कम थे, मिसगाइड हो गए, ठीक है, या और क्या हो सकता है, और भी हो सकते हैं, समझे, यही सब है, ठीक है। इलिटरेसी भी हो सकता है, इलिटरेसी भी हो सकता है क्या, ये है ये ग्राउंड, ठीक है। और बोनाफाइड मिस्टेक कोई हो सकती है, कोई बोनाफाइड मिस्टेक हो गई, ये सब कंडोनेशन ऑफ डिले के ग्राउंड्स हैं, ठीक है। चलो समझ आया कि नहीं आया? सेक्शन 3 सब पे अप्लाई होता है, सूट अपील एप्लीकेशन। सेक्शन 4 सब पे अप्लाई होता है, लास्ट डे वाला सूट अपील एप्लीकेशन। सेक्शन 5 एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन सिर्फ 2 ही पे अप्लाई होता है, अपील और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भी कौन सी? एक्सेप्ट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन, वो अंडर ऑर्डर 21, ठीक, एग्जीक्यूशन वाली। चलो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब 6, 7, 8, ये 6, 7, 8 बताता है लीगल डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। लीगल डिसेबिलिटी का मतलब, लीगल डिसेबिलिटी का मतलब कि हम डिसेबल हैं, ठीक है, हम कैपेबल नहीं हैं उस समय केस फाइल करने के। डिसेबिलिटी है मेरे अंदर। कैसी डिसेबिलिटी? सो भी लीगल डिसेबिलिटी है कि नहीं। तो फिर भाई उसका तो मेरा एक्सक्यूज लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। अरे भाई लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा? डिसेबल है, मान लो हम माइनर है उस समय, हम कैसे केस कर लेते हैं? मान लो हम इंसेन है, हम उस समय पागल थे, समझे नहीं। जब हम पागल खाने से बाहर आए तब हमें ध्यान आया, अरे यार ये तो कोर्ट में प्रॉपर्टी को लेके केस चल रहा है हमारा, तो इनने हमारा मकान घेर लिया, हम पागल क्या हुए,
तो ऐसे केसेस में कोर्ट भी इसे डिसेबिलिटी मानती है, किसी भी टाइप की नहीं, लीगल डिसेबिलिटी। और सेक्शन 6 के हिसाब से, सेक्शन 6 लीगल डिसेबिलिटी, सेक्शन 6 के हिसाब से 3 टाइप की लीगल डिसेबिलिटी है। बहुत धड़ल्ले से क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, कम से कम हजारों बार पूछा गया होगा। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें ये पूछा ना गया हो। किस टाइप की कौन कौन लीगल डिसेबिलिटी में आते हैं? या तो माइनर हो, या इंसेन हो, या इडियट हो, यही दो ना। हाँ, माइनर, इंसेन और इडियट, यही 3 टाइप की लीगल डिसेबिलिटी लिमिटेशन एक्ट एक्सेप्ट करता है। ठीक, इन 3 को हम लीगली डिसेबल मानते हैं, और जब तक ये डिसेबल रहेंगे तब तक टाइम पीरियड नहीं चलेगा। समझे कि नहीं? चलो पढ़ते हैं इसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किस पे अप्लाई होता है? सूट और एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है। ये सेक्शन 6 कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? कोई भी सूट हो या कोई एप्लीकेशन हो। अपील पे अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्यों? अपील जो है ना एक एक्स्ट्रा राइट होता है। ठीक है, अब भाई कोर्ट ये मान के चलती है कि अपील का राइट तभी देती है जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ जरूरत है। ठीक है, वैसे कोर्ट ये मान के चलती है कि अगर एक बार कोई केस डिसाइड हो गया, समझे कि नहीं, एक डिस्प्यूट के लिए एक डिसीजन बहुत है, कोर्ट ये मान के चलती है। ठीक, अब एक बार डिसाइड हो गया, उसके बाद अपील तो क्या है, मत करो, क्या करोगे जब करके? सही तो हुआ होगा, जज साहब ने ऐसे तो डिसीजन दे नहीं दिया होगा। समझे कि नहीं? तो ये इसीलिए 2 ही चीज पे अप्लाई होता है, सूट या एप्लीकेशन। ठीक, पूछा जाता है दोस्त, ध्यान रखना कि कौन सा सेक्शन किस पे अप्लाई होता है। थोड़ा सा दिमाग अगर टाइट करके अगर आप उसमें इस्तेमाल कर लेंगे ना, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि कौन सा सेक्शन क्यों किन किन पे अप्लाई हो रहा है। समझे कि नहीं? जैसे मैंने कहा कि एक्सटेंशन ऑफ पीरियड जो वाली बात जो है सेक्शन 5 में, वो आपको सूट पे अप्लाई नहीं होती। क्यों? सूट पे ऑलरेडी बहुत लंबा टाइम होता है तुम्हारे पास, है कि नहीं? अपील और एप्लीकेशन पे कम होता है, तो इसलिए उस पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, एक्सटेंड कर सकते हैं हम, थोड़ा टाइम दे देंगे और आपको, है? चलो पढ़े फिर। where a person entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree is at the time from which the prescribed period is to be reckoned a minor, insane or idiot, he may institute the suit or make the application within the same period after the otherwise may allowed from the time specified third column of the schedule। समझे कि नहीं? क्या बोलता है कि जिस दिन से कॉज ऑफ एक्शन, मतलब कोई भी इशू अराइज हुआ है, जहां से हमारा टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, जब टाइम पीरियड हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक है, चाहे मान लो फॉर एग्जाम्पल जिस दिन इशू अराइज हुआ, ठीक है, इशू अराइज होगा उसी दिन तो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, है? फॉर एग्जाम्पल जहां से हमारा टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, मान लो जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ, उसी दिन से टाइम पीरियड मान लो हो गया। ठीक, तो उस समय क्या हुआ, मान लो वो माइनर है, क्या है वो, माइनर है या इंसेन है या इडियट है, तो उस समय जब तक उसके पास ये डिसेबिलिटी है, ठीक है, मान लो 15 साल का था मैं, ठीक है, जब ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, तो मैं तो 18 साल का इंतजार, 18 साल के बाद से वो टाइम पीरियड चलना स्टार्ट हुआ। मान लो कॉज ऑफ एक्शन में हमें 3 साल इसमें टाइम पीरियड था हमें केस करने का, ठीक है, जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उसमें लिमिटेशन पीरियड हिसाब से मेरे पास 3 साल टाइम था, लेकिन उस समय था मैं 15 साल का, तो ये टाइम पीरियड जो स्टार्ट होगा कब से होगा, जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा, तो 18 से 21 तक मैं कभी भी केस फाइल कर सकता हूं। समझ में आ रही बात कि नहीं? सिंपल सी बात है, ये बताता है कि कॉज ऑफ एक्शन मतलब टाइम पीरियड जो है उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन से उसकी डिसेबिलिटी खत्म होगी। समझ आई बात कि नहीं? अगर कोई माइनर है तो उसकी डिसेबिलिटी कब खत्म होगी, जब वो मेजर हो जाएगा, तो मेजर होने से उतना ही टाइम पीरियड उसे मिलेगा जितना शेड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, मान लो इसका 3 साल पीरियड मान लो टाइम था, वैसे तो 15 से 18 तक खत्म हो जाता अगर ये सेक्शन ना होता, लेकिन सेक्शन 6 क्या बोल रहा है कि जब तक उसकी डिसेबिलिटी खत्म नहीं होती तब तक टाइम चलेगा नहीं, जिस दिन डिसेबिलिटी खत्म होगी उस दिन से टाइम चलना स्टार्ट होगा और उतना ही टाइम रहेगा जितना दिया हुआ है। ठीक, तो 3 साल दिया हुआ 18 से 21 तक रहेगा, है कि नहीं? मान लो इंसेन होता तो जब तक उसकी
वो ठीक ना हो जाए, उस दिन से टाइम पीरियड काउंट होगा। ठीक है, ये इसका सबसेक्शन 1 है। सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर उसके ऊपर डुअल डिसेबिलिटी है, मान लो कि एक तो वो माइनर है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, माइनर भी है प्लस इंसेन भी है। ठीक है, तो जब तक ये दोनों डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती तब तक टाइम पीरियड चालू नहीं होगा। ठीक, क्या है, पहले तो वो मेजर हो गया, ठीक है, उसके बाद अब देखा अभी तो ये इंसेन है, तो जब तक ये इसकी इंसैनिटी ठीक नहीं हो जाती तब तक ये टाइम पीरियड नहीं चलेगा। जब तक दोनों डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती तब तक टाइम पीरियड नहीं चलेगा। ठीक, तीसरा ये बोलता है, मान लो कि उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, और जिसके पास जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिसके पास राइट आता है केस करने का, उसके ऊपर कोई डिसेबिलिटी है, तो जब तक उसकी डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, समझे कि नहीं। अरे मान लो मान लो कि कोई इंसेन था, ठीक है, वो अपने लाइफ टाइम में ठीक ही नहीं हुआ, ठीक है, वो पागल ही था, डेथ हो गई उसकी। अब उसका रिप्रेजेंटेटिव था, उस पे भी डिसेबिलिटी है, ठीक है, वो भी पागल है, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक टाइम पीरियड नहीं चलेगा, टाइम पीरियड रुका ही रहेगा तब तक, समझे कि नहीं। चलो पढ़ते हैं भैया क्या दिया हुआ है। यही है सबसेक्शन 2 में उसकी 2 डिसेबिलिटी वाली बात की गई है। सबसेक्शन 3 में डिसेबिलिटी कंटिन्यू अप टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन, और उसका एलाल है, उसमें भी डिसेबिलिटी है, तो जब तक उसकी खत्म नहीं हो जाती। बस इतना ही है। फाइव क्या बोलता है, वेयर ए पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेज बट विद इन द पीरियड अलाउड टू हिम अंडर दिस सेक्शन, his legal representative may institute a suit or make application within the same period after the death as would otherwise have been available not that। ठीक है, अब क्या हुआ, सबसेक्शन 5 इसकी ये बात बोलता है, मान लो किसी आदमी के पास 3 साल का टाइम पीरियड था केस फाइल करने का, ठीक है, अब उसके डिसेबिलिटी ठीक हुई, जिस दिन से उसकी डिसेबिलिटी ठीक हुई, ठीक है, उस दिन से टाइम पीरियड चलना स्टार्ट हुआ। अब मान लो 2 साल का टाइम पीरियड बीत गया, 2 साल बाद इसकी डेथ हो गई, ठीक, अब इसके एलआर के पास कितना टाइम रह जाएगा, ये 1 साल रह जाएगा, इतनी सी बात बोलता है, ठीक है। इसकी डेथ ना होने पे इसके पास जितना टाइम होता उतना ही इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो केस फाइल करेगा उसके पास टाइम रहेगा। ठीक, समझाई बात कि नहीं। चलो समझाऊंगा ऐसा याद रहे हमेशा, टेंशन मत लो। डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन, अब ये बोलता है कि मान लो कि केस करने में दो तीन लोग हैं जिनके ऊपर केस होना है, ठीक है, या जिनको केस करना है या जिन पे होना है, दोनों ही केस में 2-3 लोग हैं। अब 2-3 में से एक के ऊपर डिसेबिलिटी है मान लो, ठीक है, एक जो माइनर है, इंसेन है या इडियट है, ध्यान रखना यही डिसेबिलिटी का मतलब 3 चीजें, माइनर, इंसेन और इडियट। ठीक, अब क्या हुआ, कोई एक है, तो अगर उसके बिना केस सेटिस्फैक्ट्री डिस्चार्ज हो सकता है तो टाइम पीरियड चलता रहेगा, उसकी डिसेबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे कि नहीं। अगर कोर्ट केस डिस्चार्ज हो सकता है सेटिस्फैक्ट्री, तो कोई एक आदमी अगर डिसेबल है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे कि नहीं। टाइम पीरियड रन होगा तीनों के लिए, सभी के लिए मतलब। और अगर केस सेटिस्फैक्ट्री डिस्चार्ज नहीं हो सकता तो टाइम किसी के लिए रन नहीं होगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगा, उसकी डिसेबिलिटी दूर नहीं हो जाएगी। यही बात बोलता है सेक्शन 7, ठीक है। चलो अब सेक्शन 8 ये बोलता है, क्या है, इसके एक्सेप्शन बताता है 6 और 7 के, कि 6 और 7 वाला केस जो है ना वो प्रियम्पशन के केस में अप्लाई नहीं होगा, समझे कि नहीं। क्या बोलता है, नथिंग इन सेक्शन 6 और 7 अप्लाई टू सूट टू इन्फोर्स द राइट ऑफ प्रियम्पशन or shall be deemed to extend for more than 3 years from the cessation of the disability or death of the person affected, thereby the period of limitation for any suit or application। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसमें 2 बातें दी हुई हैं सेक्शन 8 में। एक तो सेक्शन 6 और 7 अप्लाई नहीं होगा, ठीक, और प्रियम्पशन का पीरियड जो होगा किसी भी कंडीशन में 3 साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा,
ठीक है, 3 ईयर से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, ये ध्यान रखना सेक्शन 8 का। जनरली प्रीएम्पशन का टाइम पीरियड क्या होता है केस फाइल करने का? जनरली प्रीएम्पशन का टाइम पीरियड 1 ईयर होता है। कहाँ दिया हुआ है? शेड्यूल में दिया होगा इसके, देखो कहाँ दिया होगा, चेक करो, ढूंढो। पूछा जाता है ये दोस्त, जितने क्वेश्चन बोल रहा हूं सब पूछे जाते हैं। प्रीएम्पशन का टाइम पीरियड दिया हुआ है सेक्शन 9 वो आर्टिकल 97, आर्टिकल 97 खोलिए, सूट रिलेटिंग टू मिसलेनियस मैटर्स में आर्टिकल 97 ये बोलता है टू इन्फोर्स ए राइट ऑफ प्रीएम्पशन वेदर द राइट इज फंडेड ऑन लॉ और जनरल यूसेज और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। कितना टाइम पीरियड होता है? 1 ईयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनरली प्रीएम्पशन का टाइम पीरियड है 1 ईयर। कहाँ दिया हुआ? आर्टिकल 97 में। ठीक, इसमें सेक्शन 8 ये बोलता है कि 6 और 7 अप्लाई नहीं होता और प्रीएम्पशन का टाइम पीरियड किसी भी हालत में 3 साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। समझ आई बात? सिंपल सी तो बाकी है यार, समझ लिया करो जल्दी। ना समझ में आए तो बता जरूर देना यार, ठीक है। ये नहीं चाहते कि हम पूरी मेहनत भी करें और आपको समझ में भी ना आए। कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम, सेक्शन 9 सिंपल सी बात करता है कि एक बार टाइम चलना चालू हुआ फिर वो चलता रहेगा। कहने का मतलब है कि क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार टाइम पीरियड चलना चालू हुआ, यहां से रन होना चालू हुआ, अब कोई डिसेबिलिटी मुझे यहां पर आती है तो अब वो रुकेगा नहीं, समझे? अब वो टाइम पीरियड चलता रहेगा। एक बार टाइम पीरियड से यहां से चलना स्टार्ट हो गया, अब वो रुकेगा नहीं, सीधी बात है। बस इतना ही याद रखना। सेक्शंस इसके याद कर लेना। 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट है, 2 में डेफिनेशन है, 3 में बार ऑन लिमिटेशन है, 4 में अगर लास्ट डेट जो है उस दिन कोर्ट बंद हो, ठीक है, 5 में एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, मतलब कंडोनेशन ऑफ डिले है, 5 में है, 6 में लीगल डिसेबिलिटी है, 7 में अगर सेवरल पर्सन है, अगर लीगल डिसेबिलिटी है तो क्या होगा, 8 में है एक्सेप्शन इसका, ठीक है, स्पेशल एक्सेप्शन जिसमें 6 और 7 जो है वो अप्लाई नहीं होगा पेंशन के केस में, और पेंशन का टाइम पीरियड 3 साल माना जाएगा, ठीक है, 3 साल ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। 8 हो गया। 9 में कंटिन्यूअस, एक बार चल दिया चलता रहेगा। 10 पे आओ, सूट अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। सेक्शन 10 साफ साफ ये बोलता है कि कोई भी ट्रस्टी या उसके अलावा के उसके रिप्रेजेंटेटिव का अगर कोई केस है, ठीक है, उसमें कोई फ्रॉड या कुछ भी हुआ है तो उस केस में कोई भी टाइम पीरियड नहीं माना जाएगा। क्यों? अरे यार ट्रस्टी तो 50-50 साल तक रहता है, समझे कि नहीं? अब पता ही नहीं चल पाया कब घोटाला हुआ क्या हुआ, तो उनने कहा कि अरे यार इसमें तो फ्रॉड का तो टाइम पीरियड 3 साल था, आपने तब क्यों नहीं किया? अरे यार मालूम कैसे हो पाएगा? ट्रस्टी के केस में नहीं, बहुत लंबे समय तक लोग छुपा लेते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 10 साफ साफ ये बोलता है कि ये किसी भी लेंथ ऑफ टाइम से बार्ड नहीं होगा, समझे कि नहीं? No suit against a person in whom property has become vested in trust for any specific purpose or against his legal representative or assignee for the purpose of following in his or their hand such property or the proceeds thereof or an account of such property or proceeds shall be barred by any length of time। समझे कि नहीं? No suit shall be barred by any length of time। ध्यान रखा। सेक्शन 10 ट्रस्टी या एलआर के केस में, ट्रस्टी या उसके रिप्रेजेंटेटिव के केस में कोई टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। चलो, क्यों? आप समझते हैं ट्रस्टी कितने टाइम पीरियड तक रहते हैं यार, वो पता नहीं चल पाया। अब सूट ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू आउटसाइड द टेरिटरी टू विच द एक्ट एक्सटेंड, ठीक है। अब सेक्शन 11 ये बोलता है कि इससे सिर्फ याद कर लेना, अंदर से कुछ नहीं आता, ठीक है। इसमें 10 में 11 में अंदर से नहीं आता कुछ भी, बस आपको याद होना चाहिए इनमें दिया हुआ क्या है, ठीक। अब इसमें क्या है कि अगर कोई भी पार्टी मान लो कि किसी और टेरिटरी में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है तो उसमें तो इंडियन लॉ अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर कोई पार्टी इंडियन है या आप स्पेशली बोल रहे हैं कि इंडियन लॉ अप्लाई हो या उसका इन्फोर्समेंट या कोई भी चीज इंडियन टेरिटरी में आ रहा हो तो फिर ये लिमिटेशन एक्ट भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक। चलो, पार्ट 3 कम्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा गैप ले लेता हूँ, थक गया हूँ यार। चलो,
पूरा ऐड खत्म करना है आज ही। 5 मिनट के गैप में फिर से स्टार्ट करते हैं। कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? हम लोग पहुंच गए सेक्शन 11 तक, ठीक है। 12 हम लोग को पढ़ना है। पार्ट 3 है, क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। सेक्शन 12 क्या बोलता है? सेक्शन 12 बोलता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग क्या है भैया इसका मतलब? अरे यार, ये पार्ट 3 ये बताता है कि कंप्यूटेशन कैसे होगा, कैलकुलेशन कैसे होगा, कौन सा दिन जोड़ा जाएगा, कौन सा नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। कि भाई टाइम पीरियड तो हमें मालूम हो गया कि इसमें इतना टाइम है मेरे पास केस करने का, अब उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, कौन से दिन हटा दिए जाएंगे, क्या अगर कोई बीच में प्रॉब्लम आती है, मान लो कि जो मेरे हाथ में नहीं है, क्या वो टाइम मेरे में जोड़ा जाएगा, है? ये सब चीजें, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, सिंपल सी बात है कि उसका कैलकुलेशन कैसे होगा उस टाइम पीरियड का, वो ये बात बताता है, ठीक है। तो सेक्शन 12 ये बताता है कि कौन कौन सा टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा कोई भी लीगल प्रोसीडिंग में, तो ये सब में अप्लाई होता है, ठीक है। चाहे कोई सूट हो, चाहे अपील हो, चाहे एप्लीकेशन हो, तीनों में ही ये अप्लाई होता है। ये इसमें क्या है, सबसे पहले ये दिया हुआ है कि जिस डे से वो टाइम पीरियड चालू हो रहा है वो डे काउंट नहीं होगा, ठीक है। वो वाला छोड़ के आगे सारे डे उस दिन से, मान लो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ 12 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को अराइज हुआ, ठीक है। अब 2 अक्टूबर छोड़ दिया जाएगा उसके बाद से, ठीक है। मान लो कॉज ऑफ एक्शन नहीं, मान लो कोई जजमेंट है जिसके अगेंस्ट में हमें अपील करनी है, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को जजमेंट दिया गया तो वो दिन नहीं काउंट होगा, अगले दिन से काउंट होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। दूसरा, इसका सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर कोई भी डिग्री, मान लो डिग्री है, कोई भी जजमेंट है उस पर डिग्री है, उसी डिग्री मुझे अपील करनी है, ठीक है। अपील करने के लिए डिग्री चाहिए मुझे, तो उसको डिग्री को तैयार करने में कोर्ट को जितना टाइम लग रहा है वो टाइम काउंट नहीं होगा। सीपीसी में दिया हुआ है 15 डेज के अंदर, जिस दिन जजमेंट पास हुआ है उसके 15 डेज के अंदर जज साहब को डिग्री तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। मान लो ने 7 दिन लिया, 10 दिन हुआ तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। सबसेक्शन 2, जजमेंट के बाद जो डिग्री होगा, डिग्री तैयार करने में जितना टाइम लगेगा वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तीसरा क्या है? हाँ, कॉपी ऑफ द जजमेंट लेने में, अब मान लो जजमेंट पे ही है मुझे अपील करनी है, तो कॉपी ऑफ जजमेंट लेने में जितना टाइम लगेगा वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। चौथा, अगर मान लो कोई अवार्ड है, ठीक है, अवार्ड है, उसको सेट असाइड करना है, मुझे सेट असाइड के लिए अप्लाई करना है उस अवार्ड के, ठीक, तो उसकी कॉपी लेने में जितना टाइम लगेगा वो काउंट नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें काउंट, कौन कौन सी डेट काउंट नहीं होंगे? सबसे पहले जिस दिन से टाइम पीरियड चालू हो रहा है वो डेट काउंट नहीं होगा। दूसरी बात, जजमेंट या डिग्री तैयार होने में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम काउंट नहीं होगा, ठीक है। जिस दिन मुझे डिग्री तैयार हुई उस दिन से टाइम पीरियड काउंट होगा, ठीक है। चौथा, तीसरा, जजमेंट की कॉपी लेने में मुझे जितना टाइम लग रहा है वो काउंट नहीं होगा। अब मान लो जजमेंट तो आज आया, अब कोर्ट हमें कॉपी दे रही है 3 दिन बाद, तो वो 3 दिन काउंट नहीं होंगे, ठीक है। उस 3 दिन बाद से, जिस दिन से मुझे उसकी कॉपी मिली उस दिन के बाद से डेट काउंट होगा, ठीक है, हमारा लिमिटेशन पीरियड का। अरे यार, क्योंकि इसमें डेज कम होते हैं अपील में। अब 60 दिन है, 30 दिन है या 90 दिन है, तो उसमें यार 10 दिन आपने हमें जजमेंट कॉपी देने में ले लिए, समझे? तो इसलिए जो है इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। और चौथा, अगर कोई अवार्ड है तो अवार्ड की कॉपी, अगर उस अवार्ड के अगेंस्ट में हमें उसको सेटिस्फाइड करने के लिए अगर कुछ अपील करना है तो उसकी कॉपी लेने में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम काउंट नहीं होगा, ठीक। और कुछ है? कुछ नहीं होगा। सेक्शन 13 देखो, 12 से लेके 25 तक, ये इसमें से डायरेक्ट सेक्शन बहुत आते हैं, ठीक है। कोई भी पेपर उठा के देख लो, अगर आप हरियाणा दोगे तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन इसके आएंगे, तो 5 में से गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं 2 क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे डायरेक्ट, कि सेक्शन 14 में क्या दिया हुआ है, या सूट बाय इंडिजन पर्सन है उसका लिमिटेशन पीरियड क्या होगा, मतलब प्रॉपर पर्सन है तो उसका क्या होगा। ये सब चीजें जो है इसी में से डायरेक्ट पूछ दी जाएंगी, कहां पे दिया हुआ है आपको 14 मालूम हो, 15 मालूम है, ऐसे याद कर लेना चुपचाप, ठीक। चलो, सेक्शन 13, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू सू और अपील एज ए प्रॉपर इज अप्लाइड, ठीक है।
अब किसी ने सेक्शन 13 क्या बोलता है, किसी ने कोई भी सूट में या अपील में एज ए पॉपर, पॉपर मान मालूम नहीं है आपको क्या होता है, इंडिजेंट पर्सन, ठीक है, पॉपर एज ए पॉपर अप्लाइड, ठीक। तो मान लो इसने कोर्ट में अप्लाई किया कि माय लॉर्ड ए एज ए पॉपर है, ठीक है, पॉपर माने पैसे नहीं उसके पास, पुअर है, उसने कोर्ट में अप्लाई किया कि माय लॉर्ड, क्या कौन से 2 अक्टूबर को, कि माय लॉर्ड क्या करना, मैं ये अपील करना चाहता हूं या सूट फाइल करना चाहता हूं एज ए पॉपर पर्सन, ठीक है, एज ए पॉपर का मतलब विदाउट पेइंग द कोर्ट फीस, ठीक है, मेरी ऐसे ही एप्लीकेशन, मेरी ऐसे ही सूट, मेरी ऐसे ही अपील एक्सेप्ट कर ली जाए, ठीक। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगी, या तो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी, एक्सेप्ट कर लिया कोई बात नहीं, अगर रिजेक्ट कर दिया, मान लो 2 को अप्लाई किया उसने, 20 अक्टूबर को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक, तो रिजेक्शन के साथ साथ ये कहेगी कोर्ट, देखो तुम ऑर्डिनरी पर्सन की तरह अप्लाई करो, कोर्ट फीस भर दो, और अगर तुम भर दोगे तो ये माना जाएगा जैसे आपने 2 अक्टूबर को ही केस फाइल कर दिया, ठीक है, आपका सूट इंस्टीट्यूट 2 अक्टूबर को ही हो गया, ऐसा मान लिया जाएगा। मान लो 2 अक्टूबर के बाद उसके लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो रहा हो, इनने तो 20 तारीख को बोला कि भैया ये तुम्हारा जो एज ए पॉपर है रिजेक्ट हो रहा है, आप एज ए पॉपर पर्सन नहीं कर सकते, ऑर्डिनरी केस करो, ठीक है, आप ऑर्डिनरी केस कहां से करोगे, मेरा तो 2 अक्टूबर तक का टाइम था, ठीक है, सेक्शन 3 में हम बार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो इसलिए सेक्शन 14 ये बोलता है कि बार नहीं होगे, ठीक है, अगर तुम कोर्ट फीस पे कर दोगे तो यही मान लिया जाएगा कि 2 अक्टूबर से है, सिंपल सी बात। सेक्शन 13 है ये, 13, ठीक है। चलो सेक्शन 14 एक्सक्लूसिव ऑफ टाइप प्रोसीडिंग बोनाफाइड कोर्ट विदाउट जुरिडिक्शन। अब क्या हुआ, सेक्शन 14 ये बोलता है कि मान लो आपने ऐसी कोर्ट में कोई केस फाइल कर दिया जिसके पास जुरिडिक्शन नहीं है, ठीक है, विदाउट जुरिडिक्शन, जिसके पास जुरिडिक्शन नहीं है, आपको ए कोर्ट में केस फाइल करना था, आपने कर दिया बी कोर्ट में, ठीक, बोनाफाइडली, ठीक है, बोनाफाइडली आपको ए कोर्ट में जाना था लेकिन आपने बी में कर दिया, तो बी क्या कहेगी, उसको रिटर्न कर देगी कि भैया आप प्रॉपर कोर्ट में लेके जाएं, ठीक है, जो कोर्ट में आपका केस फाइल होगा वहां लेके जाएं, आप दोबारा ए पे आए, इसमें आपको टाइम लग गया, मान लो 2 अक्टूबर को फाइल किया था, इन्होंने 30 अक्टूबर को भेजा, लिमिटेशन बार्ड हो गया, आपके पास 2 अक्टूबर तक का टाइम था, तो इसमें भी ये कोर्ट कहती है अगर बोनाफाइडली मिस्टेक हुई है तो आप जब प्रॉपर कोर्ट में जाएंगे ना तो आपकी डेट यही मान ली जाएगी कि आप 2 अक्टूबर को आए हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे बोनाफाइडली मिस्टेक हुई थी, ठीक है, लिमिटेशन बार नहीं होगा। सेक्शन 14 ये बात बोलता है। सेक्शन देखने में ही बड़े हैं, अपने काम की चीज है वो उठाया करो, ठीक है। मैंने कहा ना कि माइनर सिर्फ और सिर्फ नंबर देने के लिए होते हैं, ठीक है, जितने भी माइनर एक्ट हो उतना ही आपको खुश होना चाहिए कि अब तो इसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि माइनर में ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता, ठीक है, ऊपर ऊपर से ही उठाए जाते हैं। चलो एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस। अब क्या बताता है कि कुछ और भी केसेस हैं जहां पे टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। कौन कौन से केसेस हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मैं और भी सब्जेक्ट की वीडियो डाल दूंगा, ठीक। आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करें, हैं? चलो सेक्शन 15 क्या बोलता है? सेक्शन 15 बोलता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन अदर केसेस। कौन कौन से केसेस हैं, कौन कौन सा टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा? अगर सबसे पहला मान लो कोर्ट ने इंजंक्शन लगा दिया, ठीक, मुझे किसी चीज के ऊपर केस करना था, उस पर कोर्ट ने, मान लो यहाँ से मेरा टाइम पीरियड चालू हुआ, ठीक है, अब ये बीच में कोर्ट ने इंजंक्शन लगा दिया, तो जब से इंजंक्शन लगाया और जब तक वो एंड नहीं हो जाता वो टाइम पूरा एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा, इंजंक्शन हो या स्टे हो, कुछ भी हो, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर मान लो, और क्या हो सकता है, प्रायर नोटिस की जरूरत है, हमें प्रायर नोटिस की जरूरत है। मान लो हमें गवर्नमेंट के खिलाफ केस करना है, ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, तो नोटिस देने का पीरियड
और नोटिस का रिप्लाई आने का पीरियड, ये दोनों ही एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, नोटिस देना और आना दोनों का ही एक्सक्लूड हो जाएगा। तीसरा ये है कि अगर कंपनी वाला केस है, तो कंपनी वाले केस में जिस दिन से वो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, जब तक वो अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं देगा उसके 3 महीने बाद तक, ठीक है, वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक। चौथा कि अगर किसी ने ऑक्शन में नहीं, एग्जीक्यूशन में, अगर किसी ने एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, मान लो एक हाउस था, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन हुआ, ए ने, एग्जीक्यूशन में क्या होता है, सेल होती है ना, एग्जीक्यूशन में उसकी सेल हुई, ठीक है। अब सेल में क्या हुआ, ए ने ये प्रॉपर्टी खरीद ली, बी के अगेंस्ट में ये एग्जीक्यूशन हुआ है, ठीक है। अब बी ने इस एग्जीक्यूशन को सेट असाइड करने के लिए केस फाइल किया है, ठीक। तो जब तक इसका जो वो चल रहा है, सेट असाइड का केस चल रहा है, इस एग्जीक्यूशन को सेट असाइड करने के लिए, तब तक तो ए को तो पोजीशन दिया नहीं जाएगा। दिया जाएगा क्या? नहीं दिया जाएगा। क्यों? मान लो ए को पोजीशन दे दिया गया और सेट असाइड हो गई अगर ये एग्जीक्यूशन, तो फिर बी को फिर केस करना पड़ेगा इससे पोजीशन वापस लेने के लिए। तो जब तक ये पोजीशन इसको मिलेगा नहीं, जब तक ये केस कर रहा। लेकिन इसने एग्जीक्यूशन में ए ने ये वाली प्रॉपर्टी खरीद तो ली है, लेकिन पोजीशन नहीं मिला है। तो पोजीशन का जो पीरियड होगा केस फाइल करने का, तो ये जो टाइम होगा जो इसने ये एग्जीक्यूशन को सेट असाइड करने के लिए जो अप्लाई किया है, वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। समझे नहीं? पढ़ो, सिंपल सी बात है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर ए सूट फॉर पोजीशन बाय ए परचेजर एट ए सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, किसके द्वारा? ए सूट फॉर पोजीशन by a purchaser at a sale in execution of a decree, the time during which a proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall be excluded। ठीक है। 5वां पॉइंट है कि अगर कोई भी डिपेंडेंट है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन से अगर वो आउटसाइड इंडिया है, तो जितने टाइम के लिए वो बाहर है या फॉरेन टेरिटरी में है, जितने दिन के लिए वो बाहर है, वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। समझे? पढ़ लेना, सिंपल है। चलो, सेक्शन 16 अफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूअल ऑफ द राइट टू सू। 16 ये कहता है कि अगर कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है और उसके पास राइट टू सू था, वो केस कर सकता था, ठीक है। अब क्या हुआ, उसकी डेथ हो जाती है, या राइट टू सू ही तब अराइज होगा जब उसकी डेथ होती है, उसके बाद ही उसके लीगल हेयर्स को, एलआर को उसके राइट मिलेगा केस फाइल करने का, ठीक। तो इन दोनों ही केसेस में जब तक जो जिसे राइट मिल रहा है एलआर को केस फाइल करने का, जब तक वो कैपेबल नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक वो टाइम पीरियड रन नहीं करेगा। समझाई बात कि नहीं? फिर समझाओ। कोई भी आदमी, सेक्शन 16 क्या कहता है, किसी आदमी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो डेथ होने के बाद वो राइट टू सू किसके पास पहुंच जाएगा? उसके लीगल हेयर्स के पास, ठीक। या वो राइट टू सू ही तब अराइज होता है जब उसकी डेथ हो जाती है, ठीक। इन दोनों ही केसेस में टाइम तब रन होना स्टार्ट होगा जब जिसके पास राइट टू सू पहुंच रहा है उसके लीगल हेयर्स को, जब तक वो कैपेबल नहीं हो जाता, ठीक है। इतनी सी बात है। सबसेक्शन ए यही बात प्लेंटिफ के लिए कहता है, सबसेक्शन 2 यही बात डिफेंडेंट के लिए कहता है, ठीक है। इसके ये है कि सेक्शन 16 के कुछ एक्सेप्शंस है कि कहां पर सेक्शन 16 अप्लाई नहीं होता, किन किन केसेस में अप्लाई नहीं होता, इसके एक्सेप्शंस है, ठीक है। सबसे पहला ये प्रीएम्पशन के केस में अप्लाई नहीं होता, ठीक। दूसरा पोजीशन के केस में अप्लाई नहीं होता, ठीक है। और तीसरा हेरिडिटरी ऑफिस, ठीक है, हेरिडिटरी ऑफिस इस पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 16 इन 3 केसेस पे अप्लाई नहीं होता, प्रीएम्पशन के केस में, सेल ऑफ वो इमोरल प्रॉपर्टी के पोजीशन के केस में, और हेरिडिटरी ऑफिस के केस में, ठीक है। इन 3 चीजों में अप्लाई नहीं होता। चलो, सेक्शन 17 अफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक, कि भैया अगर कोई फ्रॉड या मिस्टेक कर रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, कब से टाइम पीरियड चालू होगा। देखो भाई,
फ्रॉड या मिस्टेक जो होता है ना, वो अगली पार्टी को मालूम नहीं होता है। जिसके साथ फ्रॉड या मिस्टेक हुई होती है उसे मालूम नहीं होता है तुरंत ही। अगर मालूम होता तुरंत ही तो फिर वो फ्रॉड का शिकार क्यों होता है कि नहीं, उसे बाद में पता चलता है। तो इसे सेक्शन 17 ये बोलता है कि जब तक, सिंपल सी बात बोलता है कि जब से उसे टाइम मालूम हुआ कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है तब से टाइम चालू काउंट होगा। समझे कि नहीं? जिस दिन फ्रॉड हुआ उससे मतलब नहीं। मोर फॉर एग्जाम्पल, मेरा और आपका बिजनेस चलता है, ठीक है, मैं आपके साथ मतलब आप हमें कोई माल सप्लाई करते हैं, वो मैं हम दोनों मिलके कोई काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग के बीच में ट्रांजेक्शन बहुत सारे होते रहते हैं, हफ्ते में 8-10 होते रहते हैं, ठीक है। अब मैंने डाटा हर बार जो है ट्रांजेक्शन चेक नहीं किया कि भाई सही माल आप भेज रहे हो, सही रेट में भेज रहे हो, आपने कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत कर दी, ठीक है। मैंने हर बार चेक नहीं किया और मैं आपको पेमेंट करता रहा, होता रहा। 1 आध साल बाद मेरे अकाउंटेंट ने मुझे बताया कि भाई आपका जहां से माल आता है उन्होंने ज्यादा रुपए जोड़ के ये ऐसे आपको इतना फ्रॉड किया आपके साथ। तो जब से मुझे पता चला उस दिन से टाइम पीरियड मेरा रन होगा फ्रॉड के केस में, ठीक है, फ्रॉड या मिस्टेक के केस में। समझा बात कि नहीं? चलो, इसका दूसरा सबसेक्शन ये बोलता है कि अगर कोई ऐसा है, कोई जजमेंट डेप्टर है, जजमेंट क्रेडिटर्स की बात करता है, सॉरी जजमेंट डेप्टर है। अब क्या हुआ, जजमेंट डेप्टर क्या करता है, वो फ्रॉड या मिस्टेक से क्या करता है, वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को रोक देता है, डिक्री एग्जीक्यूट नहीं होने देता, ठीक। तो जब से उसे पता चलेगा ना तब से 1 साल के अंदर उसे केस फाइल करना होगा, ठीक है। 1 साल के अंदर ही उसे केस फाइल करना होगा। जब से उसे मालूम पड़ा कि मेरा फ्रॉड या मिस्टेक के चलते ही एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जजमेंट डेप्टर उसे रोक रहा है, तो फिर तब से ही, जब से उसे पता चलेगा उसके 1 साल के अंदर। बात समझ आई कि नहीं? चलो, अफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, सेक्शन 18 क्या बोलता है कि अफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, कि अगर मान लो कि टाइम पीरियड एक्सपायर होने वाला हो, ठीक है, टाइम पीरियड एक्सपायर होने वाला है, उससे पहले ही अगर वो एक्नॉलेज कर लेता है जिसके ऊपर, जिससे हमें क्लेम करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए को बी से 5 लाख रुपए चाहिए थे, ठीक है, अब चाहिए थे। अब हम जानते हैं कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट का केस है और कॉन्ट्रैक्ट के केस में 3 साल टाइम पीरियड होता है, 3 इयर्स, ठीक है। अब मैं जान रहा हूँ कि अक्टूबर 2021 को ये टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने सितंबर में से कहा कि भैया ऐसा है, बी से मैंने कहा ऐसा है, आप या तो मुझे पैसा दो या अब मैं केस फाइल करने जा रहा हूँ, क्योंकि अक्टूबर में टाइम एक्सपायर हो जाएगा, फिर मैं लिमिटेशन से बाहर हो जाऊंगा तो मैं केस भी नहीं कर पाऊंगा। बी ने कहा देखो भाई तुम केस मत करो, मैं तुम्हें राइटिंग में लिख के दे रहा हूँ कि आपका 5 लाख रुपए मुझे देना है और मैं आपको दूंगा, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ राइटिंग में, एक्नॉलेज कर रहा हूँ राइटिंग में, तो आप केस मत करो मेरे ऊपर। तो बी ने राइटिंग में एक्नॉलेज कर दिया सितंबर में। तो अब सितंबर में जब से उसे एक्नॉलेज करा है ना, तब से एक नया टाइम पीरियड चलना स्टार्ट हो जाएगा 3 साल का। समझाए बात कि नहीं? वेरी गुड। चलो, अब एक्नॉलेजमेंट कौन करेगा, या तो जिससे हमें ये बी, जिससे हमें क्लेम करना है, या इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन होंगे, ये सेक्शन 20 में दिया हुआ है, ठीक है, कि कौन कौन बी की जगह और कौन कौन कर सकता है, ठीक है, ये सेक्शन 20 बताएगा। पहले 19 पढ़ लो, ये 18 था ना, ये 18 था, 19 पढ़ लो। इसमें एक बात और है कि अगर कोई एक्नॉलेजमेंट कर रहा है इन राइटिंग में, ठीक है, अगर मान लो एक्नॉलेजमेंट जैसे मैंने बोला कि सितंबर, ठीक है, सितंबर में इसने एक्नॉलेज किया। अब फॉर एग्जांपल इसका सबसेक्शन 2 बोलता है कि उसमें डेट नहीं लिखी है कि कब इसने एक्नॉलेजमेंट किया, डेट नहीं डाली गई उसमें, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ओरल एविडेंस ले लिया जाएगा, ओरल एविडेंस ले लिया जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो आपको मालूम है कि ओरल एविडेंस कब तक दिया जा सकता है, ठीक, इसमें लेटेंट एंड पेटेंट एम्बिगुइटी वाली बात काम आएगी, जो हम लोग ने पढ़ा है सेक्शन 93 से 97 तक इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक, या 92 भी हो सकता है साथ में, किस केस में ओरल एविडेंस लिया जाएगा, ठीक है। या तो सेक्शन 92 से काम हो पा रहा है तो सेक्शन 92 से हो जाएगा, नहीं हो पा रहा तो सेक्शन 93 से 97 अप्लाई करके हम
पता कर लेंगे ओरल एविडेंस दिया जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो इसमें अगर डेट नहीं भी मेंशन है, अनडेटेड है वो डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसपे उसने एक्नॉलेजमेंट किया वो अनडेटेड है, तो उसके लिए वो ओरल एविडेंस ले सकते हैं। ये बात इसका सबसेक्शन 2 बोलता है 18 का, ठीक। 19 क्या कहता है, अफेक्ट ऑफ पेमेंट और अकाउंट ऑफ डेथ और इंटरेस्ट ऑन लीगेसी। अब इसी हिसाब से मान लो ए को 5 लाख रुपए चाहिए थे बी से, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बी जो है अब ये टाइम पीरियड एक्सपायर हो रहा है अक्टूबर 2021 में, ठीक है। लेकिन क्या है, बी जो है पैसा देता रहता था बीच बीच में। अब बी ने कहा देखो, अब ए ने कहा वही बात कि मैं आपके ऊपर केस करने जा रहा हूँ, सितंबर में बोला कि अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं अक्टूबर के बाद केस फाइल नहीं कर पाऊंगा। तो बी क्या कहता कि अभी में हमसे 1 लाख रुपए ले लो, तो 1 लाख रुपए वो दे देता है सितंबर में। तो जब से उसने पेमेंट किया है ना, तब से फिर से एक फ्रेश टाइम रन होना स्टार्ट हो जाएगा, समझे कि नहीं। अगर पेमेंट कर देता है कोई, थोड़ा बहुत ही पेमेंट करता है, तो उस दिन से फ्रेश टाइम काउंट होगा, ठीक। वेरी गुड। चलो, अफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन। अब सेक्शन 20 बोलता है कि या एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट के केस में तो कौन कौन अदर पर्सन में कौन कौन आएगा, सेक्शन 20 ये बोलता है। तो सेक्शन 20 के हिसाब से कौन कौन आएगा, अरे भाई साहब वही यार, ऑथराइज एजेंट हो सकता है। अदर पर्सन में कौन कौन एक्नॉलेजमेंट कर सकता है अंडर सेक्शन 18 और 19 में, 18 और 19 में कौन कौन आ सकता है, तो इसमें ऑथराइज एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजर, ये सब लोग आ जाएंगे, ठीक है। चलो, अफेक्ट ऑफ सेक्शन 21, अफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। ये अगर कोई नया प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ऐड होता है, अगर कोई नया प्लेंटिफ या डिफेंडेंट होता है तो उसके लिए लिमिटेशन पीरियड कब से माना जाएगा, ठीक है। जनरल रूल 21 ये बोलता है कि जब से वो ऐड हो रहा है, ठीक है, कोई भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जब से ऐड हो रहा है उसके लिए वही उसी दिन से वो टाइम पीरियड माना जाएगा, ठीक है। क्या ये जानने की जरूरत क्यों है, मान लो ए है, ए ने बी के खिलाफ केस किया, ठीक है। अब बी के खिलाफ केस किया, इसका जो टाइम था इसे केस फाइल करने का लास्ट था 1 अक्टूबर, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो बाद में सी को भी इसमें जोड़ना चाहता है, ठीक है, सी को भी जोड़ना चाहता है। सी के लिए भी था लास्ट में 1 अक्टूबर, ये मान लो दिसंबर में ये सी को भी जोड़ना चाहता है, तो क्या सी को जोड़ सकता है, नहीं, क्योंकि इसके सी के लिए अब ये 1 दिसंबर डेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये टाइम बार्ड हो जाएगा इसको केस फाइल करने के लिए, अब ये नहीं कर पाएगा, ठीक। जनरल रूल ये है। लेकिन इसमें ये भी दिया हुआ है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि बोनाफाइडली वो इसका नाम नोट करना, ठीक है, बाई मिस्टेक या बोनाफाइडली वो इसका नाम नोट करना भूल गया, ठीक है, कोई गलती हो गई उससे, तो कोर्ट ये बोल देगा कि नहीं इसका भी नाम ऐड करो और वो जोड़ा जाएगा 1 अक्टूबर से ही, ठीक। समझ आ रही बात कि नहीं। चलो, सेक्शन 22, कंटिन्यूइंग ब्रीचेस एंड टॉर्ट। कि अगर कंटिन्यूइंग ब्रीचेस हो रहा है या टॉर्ट के केस में, तो जब तक वो कंटिन्यू ब्रीचेस हो रहा है, तो जब तक वो कंटिन्यूएशन चलता रहेगा ना, तब से वो फ्रेश टाइम पीरियड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हम लोग ने सीआरपीसी में पढ़ा था, बहुत चीजें सीआरपीसी की कॉमन है इसमें, ठीक है। सूट्स फॉर कंपल्सन फॉर एक्ट नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेज। अब इसमें क्या है कि अगर कोई केस फाइल करने के लिए अगर जब तक कोई स्पेशल डैमेज मुझे नहीं होता तब तक मैं केस फाइल नहीं कर सकता, तो टाइम पीरियड तब से ही रन होगा जब से वो स्पेशल डैमेज मुझे नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, टॉर्ट में मैं पब्लिक न्यूसेंस में मैं केस फाइल नहीं कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता, अनलेस एंड अनटिल मुझे प्राइवेट न्यूसेंस ना हो रहा हो, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे घर के बाहर किसी ने मान लो गड्ढा खोदा मेरे घर से थोड़ी दूरी पे, तो वो क्या है, वो पब्लिक न्यूसेंस है। पब्लिक न्यूसेंस से तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब क्या हुआ, अब उसमें प्राइवेट न्यूसेंस अगर हो जाए तो मुझे स्पेशल डैमेज हो जाएगा, तो मैं केस फाइल कर लूंगा। तो जिस दिन से मुझे स्पेशल डैमेज हुआ उस दिन से वो टाइम पीरियड काउंट होगा, ठीक है। चलो, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन इन इंस्ट्रूमेंट। अब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट के केस में मान लो कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट है उसमें अगर हमें उसका कैलकुलेशन करना हो कि क्या टाइम होगा क्या नहीं होगा, तो उसके लिए क्या होगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर से हमारा सब कुछ
काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये कौन सा बोलता है? सेक्शन 24 बोलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4। चलिए, तो पार्ट 5 रह गया। पार्ट 5 में क्या दिया हुआ है? एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप बाय पोजेशन। ठीक है, कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपके पोजेशन में है, ठीक है, या कोई भी चीज है, उसकी पे आपकी ऑनरशिप पोजेशन के थ्रू कैसे आ सकती, कैसे एक्वायर हो सकती है आपके पास, ठीक है, उसका क्या टाइम पीरियड होगा, क्या होगा, कैसे आएगी, कैसे एंजॉयमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें दी हुई हैं। बेसिकली इसमें तो सिर्फ टाइम पीरियड दिया हुआ है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट है ना, तो इसमें तो सिर्फ टाइम पीरियड की बात करते हैं हम। बाकी सारे कॉन्सेप्ट हमें और सब जगह से उठाने होते हैं। चलो, पार्ट 4 क्या है? एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। पार्ट 4 सेक्शन कहां से कहां तक है? 26, 27, 28, 25, 26, 27, सॉरी 25, 26, 27, 25 से 27 है। सेक्शन 25 क्या बोलता है? एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट। ईजमेंट राइट कौन से होते हैं? बाय प्रिस्क्रिप्शन। अरे भाई, किसी ने टीपीए लेक्चर देखे हैं क्या? अगर आपने टीपीए लेक्चर देखे होंगे तो मैंने उसमें ईजमेंट्री राइट बताया है। क्या होता है ईजमेंट्री राइट? मान लो ये आपका हाउस है, ठीक है, अब ये आपका घर है, लेकिन ये किसी और की प्रॉपर्टी है, ये ठीक है, ये किसी और प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी से आपका जाने का रास्ता है। ठीक, तो ये तो आपका ये क्या हो गया? ये तो आपका हाउस हो गया, तो ये जाने का रास्ता है आपका, ये आपका ईजमेंट्री राइट हो गया। ये ईजमेंट्री राइट कब बनता है, कब बनेगा? ये बताएगा सेक्शन 25 कि कब आप जो ईजमेंट राइट है आपका, कब आप उसको एक्वायर कर लेंगे, कब आपके पास वो आ जाएगा। ठीक है, इसमें प्रिस्क्रिप्शन पीरियड और दिया होता है कि कितने समय तक आप उसे शांति से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर आपका वो उस प्रॉपर्टी पे हक हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ईजमेंट राइट हमेशा दूसरों की प्रॉपर्टी पे होता है। वो आपके पास कैसे आता है? जब आप पीसफुली कोई प्रॉपर्टी के लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हो और जिसकी वो प्रॉपर्टी वो उस चीज का विरोध भी नहीं कर रहा है, तो अगर एक पर्टिकुलर समय जो दिया हुआ है उसको आप पार कर लेते हैं तो फिर वो उस पर आपका ईजमेंट्री राइट हो जाएगा, जो कि आपका एब्सोल्यूट राइट होगा। ठीक, वो बहुत सी चीजों में होता है। मान लो आपको जाने का रास्ता है, मान लो कहीं कोई ऐसा आपका प्लॉट था, वो आपका घर था, वहां पे कोई खिड़की लगी हुई थी जो बाहर से हवा आती थी, अब वो 20 सालों से आपकी वैसी लगी हुई है, तो भैया अब उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। एयर अगर वहां से आती है, ठीक है, लाइट वहां से आती है, आपका एंजॉयमेंट को अफेक्ट कर सकता है। अगर वहां पे कुछ कंस्ट्रक्ट होता है तो आप अपना ईजमेंट्री राइट का इस्तेमाल करते हुए दूसरे को रोक सकते हैं। ठीक है, या उसका डिक्लेरेशन ले सकते हैं सारे में। ठीक, चलो, इसमें हमें जानना क्या है? ज्यादा नहीं जानना है हमें कुछ भी इसमें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ईजमेंट्री राइट आपको समझ में आ गया। ठीक, किसमें? ये वाटर में, एयर में, ठीक, और क्या होता है? लाइट में, इन सब चीजों के लिए इसमें दिया हुआ है। ठीक, वाटर में क्या? मान लो कोई वो था, कोई लेक थी, वहां से हम पानी इस्तेमाल कर रहे थे, मान लो लेक जी की थी, लेकिन अब 20 साल से ये आदमी जो है ये इसे इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, 20 साल से। प्रिस्क्रिप्शन पीरियड क्या है? प्रिस्क्रिप्शन पीरियड है 20 ईयर्स। ठीक, पूछा जाता है, ये आपको इतना ही याद रखना है। ठीक, 3 पॉइंट ऑफ व्यू से कितना याद रखना है? 20 ईयर्स। इसके लिए अलग से एक लेक्चर डाल देंगे। ठीक है, अभी इसको इतना ही रखते हैं। ईजमेंट्री राइट आप समझ गए, प्रिस्क्रिप्शन पीरियड जानी है। ठीक है, एक्वायर तब कब होगी? जब आप उसे पीसफुली उसको एंजॉय कर रहे हैं इतने टाइम पीरियड से। ठीक, चलो सेक्शन 26 में आओ। सेक्शन 26 से क्या पूछा जाता? वैसे तो कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है, टेक्निकल भी है ये। क्या है भैया? एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्सल ऑफ सेविलियन टेनेंट। एक्सक्लूजन इन फेवर,
ऑफ सर्वियंट सर्वियंटेनमेंट क्या होता है भाई? देखो, अगर आपने इंग्लिश टैग पढ़ा होगा ना तो उसमें दो बातें दी गई हैं। क्या है? एक तो होता है डोमिनेंट हेरिटेज, ठीक है, दूसरा होता है सर्वियंट हेरिटेज या ऑनरशिप ले लो आप, सर डोमिनेंट ऑनरशिप, दूसरा सर्वियंट ऑनरशिप, ठीक है। अब क्या हुआ इस केस में, इस जिसका ये मकान है ना इसको हम डोमिनेंट हेरिटेज बोलेंगे, डोमिनेंट ऑनरशिप बोलेंगे, ठीक है। और जो जाने का रास्ता है इसको हम लोग सर्वियंट ऑनरशिप बोलेंगे, ठीक। अब इसमें क्या होता है, अब ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि ये मकान अगर कोई किसी और को दे देता है, ठीक है, मान लो ये जो मेरे जाने का रास्ता था, अब ये मकान मैंने मान लो यहाँ पर किसी और का भी मकान है, ठीक है, जिसकी ये प्रॉपर्टी है। अब इसमें क्यों फालतू में टेक्निकल बना रहे हैं? काम का चीज क्या है इसमें? इसको ऐसा करेंगे, इसको अगले लेक्चर में आपके लिए डाल देंगे, ठीक है, इन डिटेल में, क्योंकि अभी इसको समझाने में लग जाएंगे, इसको लग जाएगा टाइम। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इसमें? प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सिर्फ ये पूछा जाता है कि ये डायरेक्ट सेक्शन इसमें आएगा, ठीक है। अगर वो पूछेंगे डायरेक्ट सेक्शन आएंगे, अंदर से प्रॉब्लम बना के वो नहीं पूछ पाएंगे, ठीक। तो इसको हम अभी थोड़े दिन के लिए, मतलब इसके लिए अलग लेक्चर तैयार कर देंगे, ठीक है। सेक्शन 27 पे आओ, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ प्रॉपर राइट टू प्रॉपर्टी। अब इसमें ये है, जैसे ही हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किया था तो उसमें सेक्शन 27 की बात की थी हम लोगों ने, या इसको पढ़ा ही नहीं, क्या करें यार, चलो यार टेंशन मत लो। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये लेक्चर है, ठीक है। बस इस सेक्शन को याद रखिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो हम इसी के साथ एक अलग से अटैच करके डाल देंगे, ठीक। जैसे काम होगा वो देख लीजिएगा। जैसे ही, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, जैसे ही हम लोग ने ये लेक्चर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा था, मैंने बताया था सेक्शन 27 जो है इस एक्ट का एक्सेप्शन है, ठीक है। क्या बोलता है ये एक्ट? क्योंकि इसमें ये केवल आपको रेमेडी आपको बार्ड करता है, आपका राइट को एक्सटिंग्विश नहीं करता। लेकिन सेक्शन 27 में क्या है, प्रॉपर्टी के केस में, पोजेशन के केस में अगर आपका बार किया जा रहा है तो उसके साथ साथ आपके राइट भी वहीं पर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टी के केस में अलग मैटर होता है, प्रॉपर्टी के केस में बहुत एक लंबा समय दिया जाता है, ठीक है। मान लो प्रिस्क्रिप्शन पीरियड है, प्रिस्क्रिप्शन पीरियड में कितना, 20 साल है, ठीक है। अगर 20 साल से आप कोई प्रॉपर्टी पोजीशन में है या कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर कोई अब ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। इसमें एक चीज और है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यही टाइम पीरियड 30 ईयर्स मान लिया जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछ दिया जाता। तो क्या था, अगर कोई प्रॉपर्टी आप 20 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब उसके अगेंस्ट केस करने का तो केस राइट गया ही गया, अब उसके साथ साथ उस प्रॉपर्टी पे भी आपका राइट खत्म हो जाएगा। ये क्यों करते हैं? मान लो और सब केस में आपका राइट रह जाता है कि पैसे तो आप उससे मांग सकते हैं, लेकिन वो उन पैसों के लिए आप केस फाइल नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी के केस में अलग हो जाएगा, आदमी फोर्सफुली उसका पोजीशन एक्वायर करने की कोशिश करेगा, अगर वो राइट रह जाएगा तो उस राइट को छोड़ देंगे, इसलिए उसको बार करने के साथ साथ उसके राइट को भी एक्सटिंग्विश कर देते हैं, ठीक है। चलो पढ़ो। At the determination of the period thereby limited to any person for instituting a suit for possession of any property, his right to such property shall be extinguished, ठीक है। अब इसके बाद 28, 29 ये सब हमें कुछ पढ़ने नहीं है क्योंकि इनमें से कुछ आता नहीं। 28 तो है नहीं, रिपील हो गया। 29 में सेविंग है कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता, इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। 31 से कुछ नहीं पूछा जाता, 32 रिपील हो गया। अब आ जाओ शेड्यूल पे, ठीक है। शेड्यूल से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें 137 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। सब में सबका टाइम पीरियड दिया हुआ है कि आप इतने टाइम के अंदर आपको केस करना है, सबका टाइम पीरियड दिया। बीच में पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया हुआ है कि कितना आपके पास लिमिटेशन पीरियड है। तो आपको इसमें मोटा माटी याद रखना पड़ेगा। क्या मोटा माटी याद रखना पड़ेगा? कि मान लो कोई अकाउंट से रिलेटेड केस है, ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड है तो उसका टाइम पीरियड होगा 3 साल। अगर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट देख लो, पूछ दिया जाए कि कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कितना टाइम पीरियड होता है, कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है,
उसमें 3 साल। ठीक, अकाउंट से रिलेटेड 3 साल, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड 3 साल। अब आ जाओ इस पे, कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। डिक्लेरेशन से रिलेटेड 3 साल, ठीक है। कोई भी डिक्री या इंस्ट्रूमेंट है 3 साल। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसमें ध्यान रखना, इसमें 2 चीजें, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो मॉर्गेज केस में अगर राइट टू रिडम्पशन और राइट टू रिडीम, और दूसरा क्या होता है फोरक्लोजर, इन दोनों के केस में टाइम पीरियड 12 ईयर्स है, 30 ईयर्स, सॉरी, इन दोनों के केस में 30 ईयर्स है। बाकी सब में 12 ईयर है। ठीक, क्या है, बाई ए मॉर्गेजर टू रिडीम और रिकवर पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कितना टाइम पीरियड है, 30 ईयर्स। ठीक है, और बाई ए मॉर्गेजी फॉर फोरक्लोजर, कितना टाइम पीरियड है, 30 ईयर्स। ठीक, बाकी सब 12 ईयर्स। सूट रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी से कोई रिलेटेड सूट है तो उसमें 3 साल। ठीक, उसके अलावा अगर टॉर्ट है तो टॉर्ट में कुछ पूछ दिए जाते हैं, जैसे मान लो डिफेमेशन है, मलिशियस प्रोसिक्यूशन है, ठीक है, फॉल्स इम्प्रिजमेंट है, इन सब का 1 साल है। ठीक, और कुछ केस में 2 साल है, ज्यादातर टॉर्ट के केस में 1 ही साल है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ज्यादा नहीं पूछे जाते, जो पूछे जाता है उस पर मैं आपको फोकस किए दे रहा हूं, जैसे कि ये वाला पूछा जाता है। ठीक, और सेक्शन 90 वो आर्टिकल 97, ये तो मैं पहले बोल ही चुका हूं। टेंशन का टाइम पीरियड कितना होता है, 1 साल। ठीक है, और इसमें आपको ये अपील जो है, अपील आप देख लीजिएगा, ये दोनों में काम आएंगे, सीआरपीसी में भी और सीपीसी में भी। सेक्शन जो आर्टिकल 114 115 ये दोनों सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, और 116 है वो सीपीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप स्पेशली याद कर लीजिएगा, ये किस में 90 डेज है, किस में 30 डेज है, ठीक है, किस में 60 डेज है, और सीपीसी में तो 2 ही है, 90 डेज और 30 डेज। तो ठीक है, उसके अलावा लास्ट वाला 137 कि अगर कोई भी किसी का भी कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है उसका हम 3 साल मान के चलेंगे। थोड़ी से पूछा था, खूब पूछा जाता है। ठीक है, बस ये था हमारा लिमिटेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं जैसे मैंने बोला है कि स्टार्टिंग में हमने बात की थी हमारे चैनल पे और कौन कौन सी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं वो देखिएगा। और अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं किसी सब्जेक्ट पे और वीडियो कोई रिकॉर्ड करूं, तो वो भी मुझे इन्फॉर्म करिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, सेक्शन 27 की कोई टेंशन मत लीजिएगा, सेक्शन 26 की, ठीक है, उसके लिए अलग से एक वीडियो डाल दूंगा। टेक्निकल थोड़ा सा हो जाता और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई फायदा भी नहीं करता। ठीक है, थैंक यू।